जलवायु परिवर्तन आप सभी को जानना आवश्यक है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन, अर्थ, परिभाषा, कारण, उदाहरण और परिणाम। जलवायु परिवर्तन क्या है? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग के समान है? दुनिया के एजेंडे में जलवायु कब एक गर्म विषय बन गया? इसके मुख्य कारण और परिणाम क्या है? क्या यह झूठ है? आप इस चर्चा में जलवायु परिवर्तन के बारे में सब कुछ पा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की सरल परिभाषा। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक घटना है जो ग्रह की सामान्य जलवायु में परिवर्तन, तापमान, वर्षा और हवा के संबंध में की विशेषता है जो विशेष रूप से मानव गतिविधियों के कारण होते हैं। पृथ्वी के मौसम के असंतुलित होने के परिणामस्वरूप ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता खतरे में है, साथ ही मानव जाति का भविष्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता भी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन की आधिकारिक परिभाषा। नासा की जलवायु परिवर्तन की परिभाषा कहती है कि यह जीवाश्म ईंधन को जलाने से मुख्य रूप से बनाई गई वैश्विक घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी फंसाने वाली गैसों को जोड़ती है। इन घटनाओं में ग्लोबल वार्मिंग द्वारा वर्णित बढ़े हुए तापमान के रुझान शामिल हैं, लेकिन समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे परिवर्तन भी शामिल हैं। दुनिया भर में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिक और पर्वतीय हिमनदों में बड़े पैमाने पर बर्फ का नुकसान, फूल पौधे के खिलने में बदलाव और चरम मौसम की घटनाएं। जलवायु परिवर्तन परिभाषा बनाम ग्लोबल वार्मिंग परिभाषा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक पहलू है। वास्तव में वे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि को संदर्भित करता है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन एक लंबी अवधि में जलवायु के उपायों में बढ़ते परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जिसमें वर्षा, तापमान और हवा के पैटर्न शामिल हैं। जलवायु के अनुसार विचार की एक ही पंक्ति के बाद, सरकार, ग्लोबल वार्मिंग केवल पृथ्वी के बढ़ते सतह के तापमान को संदर्भित करता है, जबकि जलवायु परिवर्तन में वार्मिंग और वार्मिंग के दुष्प्रभाव शामिल हैं, जैसे पिघलने वाले ग्लेशियर, भारी बारिश या अधिक बार सूखा। अंततः इसका अर्थ यह हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग मानव जनित जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या का एक पक्ष है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका अध्ययन कौन करता है? जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर औद्योगिक गतिविधियों और विशेष रूप से ग्रीनहाउस प्रभाव से जुड़े तापमान में वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जिसे मानवजनित उत्पत्ति कहा जाता है। अंततः ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मानव अर्थव्यवस्था और उद्योगों द्वारा संचालित है। कई वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव समाज की गतिविधियां इस ताप के लिए कैसे जिम्मेदार हैं। इन वैज्ञानिकों को आईपीसीसी जलवायु पर विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय समूह में एक साथ रखा गया है, और वे नियमित रूप से जलवायु परिवर्तन के विकास का अध्ययन करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जैसे कि 2018 के अंत में प्रकाशित एक रिपोर्ट, ग्रीनहाउस प्रभाव की पहली खोज और ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा। ग्रीनहाउस प्रभाव के बारे में पहली धारणा वैज्ञानिक जैक्स फूरियर ने 1824 में बनाई थी, जिनके काम के बाद कई वैज्ञानिकों ने इस घटना को मापने की कोशिश की, जैसे क्लाउड पॉयलेट, जॉन टाइंडल और स्वैंटे अरहेनियस। वास्तव में अरहेनियस वह था जिसने पहला प्रयोग किया था जिसने 19वीं शताब्दी के अंत में ग्रीनहाउस प्रभाव को सटीक रूप से मान्य और परिमाणित किया था। उन्होंने पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा सौर विकिरण से अधिक गर्मी बरकरार रखती है, जिससे हवा के तापमान में वृद्धि होती है। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि बड़ी मात्रा में कार्बन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो कोयले को जलाते हैं, तो हवा CO2 से चार्ज होगी और अधिक गर्मी बरकरार रहेगी। उस समय तक
अरहेनियस और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए तापमान वृद्धि का पहला अनुमान यह था कि यदि वातावरण में फंसी ग्रीनहाउस गैसें दोगुनी हो जाती हैं, तो पृथ्वी का औसत तापमान 5 सेल्सियस बढ़ जाएगा। 1901 में गुस्ताफ एकहोम ने इस घटना का वर्णन करने के लिए पहली बार ग्रीनहाउस प्रभाव शब्द का इस्तेमाल किया। दशकों तक वैज्ञानिक समुदाय में इन खोजों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उस समय कई विशेषज्ञों का मानना कि प्रकृति स्वनियमन कर सकती है और मनुष्य का प्रभाव न्यूनतम था। विशेष रूप से कई वैज्ञानिकों ने सोचा था कि अतिरिक्त CO2 को वैसे भी समुद्र द्वारा अवशोषित किया जाएगा, जो कि विशिष्ट CO2 सीमाओं के भीतर सच है। फिर भी यह थीसिस कि ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीनहाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड सहित से जोड़ा गया था, 1940 के दशक में गिलबर्ट प्लास द्वारा सत्य और मान्य साबित हुई थी। आजकल आधुनिक तकनीकों के साथ इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता हवा की अवरक्त विकिरण और गर्मी को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना 60 के दशक में कई वैज्ञानिकों ने दिखाया कि ग्रीनहाउस प्रभाव पर धारणाएं वास्तव में वास्तविक थीं। उदाहरण के लिए चार्ल्स डेविड कीलिंग ने साबित कर दिया कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता हवाई के पास इसके माप के कारण धीरे धीरे बढ़ रही थी। अपनी बारी से रोजर रेवल ने यह भी साबित कर दिया कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलने वाली कार्बन गैसों को समुद्र द्वारा तुरंत अवशोषित नहीं किया गया था, जैसा कि पहले सोचा गया था। इस खोज ने जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिकों की चिंताओं को तेज कर दिया और परिणामस्वरूप समाज और राजनेताओं ने धीरे धीरे इन मुद्दों को भविष्य में संभावित समस्या के रूप में सोचना शुरू कर दिया। एक दशक बाद 1971 में पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा और इसके परिणामों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और एक साल बाद 1972 में जॉन सॉयर ने एक वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस के बीच संबंधों को और भी स्पष्ट रूप से उजागर किया गया। प्रभाव एक दशक से अधिक समय से जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य वैज्ञानिक समुदाय में 1980 के दशक के मध्य तक जमा हुए हैं। दुनिया की 7 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों G7 ने संयुक्त राष्ट्र से इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह बनाने का आह्वान किया। यह पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा एक सार्वजनिक समस्या के रूप में जलवायु परिवर्तन की एक वास्तविक विचार और वास्तविक परिभाषा की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर पहली IPCC रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC 1988 में जलवायु परिवर्तन की घटना के विकास और उसके परिणामों के अध्ययन के उद्देश्य से बनाया गया था। इसने सैकड़ों वैज्ञानिकों, जलवायु विज्ञानियों, भूवैज्ञानिकों, समुद्र विज्ञानी और जीव विज्ञानियों, बल्कि अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, इंजीनियरों और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों को एक साथ लाया और स्टिल्स लाता है, इस घटना की वैश्विक दृष्टि रखने के लक्ष्य के साथ। IPCC 3 कार्य समूहों में संरचित है। पहला समूह एक घटना के रूप में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। वे प्रक्रिया और इसके परिमाण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा समूह जलवायु परिवर्तन के परिणामों में विशिष्ट है। वे पारिस्थितिक तंत्र और समाजों की भेद्यता में रुचि रखते हैं, साथ ही साथ यह भी कि ग्रह कैसे प्रतिक्रिया करता है और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। तीसरा और अंतिम समूह जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। IPCC ने 1990 में अपनी पहली रिपोर्ट बनाई और वे समय समय पर नई रिपोर्ट बनाते रहे, जब तक कि उन्होंने अक्टूबर 2018 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की, जो पूर्व औद्योगिक स्तरों, इसके GHG उत्सर्जन मार्गों से 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि के प्रभावों पर केंद्रित थी और इसे बनाया गया था नीति निर्माताओं को अधिक सीधे संबोधित करने के प्रयास में। कुल मिलाकर इन रिपोर्टों में IPCC वैज्ञानिक समुदाय भविष्य कहने वाला मॉडल विकसित करके जलवायु परिवर्तन के कारणों और पारिस्थितिक तंत्र और समाज पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करता है।
इन मॉडलों और पूर्वानुमानों का उपयोग सरकारों और व्यवसायों द्वारा किया जाता है, जिससे उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने या इसके अनुकूल होने के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम। आईपीसीसी और जलवायु परिवर्तन की परिभाषा पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के अन्य समूहों के काम के लिए धन्यवाद। अब हम अपने जीवन में इस घटना के परिणामों को बेहतर ढंग से समझते हैं। कई लोगों के दिमाग में जलवायु परिवर्तन एक अपेक्षाकृत दूर की समस्या है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह गर्म हो जाएगा। फिर भी परिणाम बहुत गहरे हैं और इसे और अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि न केवल गर्मी में वृद्धि के बारे में है, जिसे मनुष्यों या हिमनदों के पिघलने से महसूस किया जा सकता है, इसमें ग्रह के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसा कि हम कई अलग अलग देशों में देख रहे हैं। अमेरिका, कैलिफोर्निया से लेकर भारत या दक्षिण अफ्रीका तक मौसम विघटनकारी हो रहा है। चरम मौसम की घटनाएं अधिक नियमित होती हैं और उनके पैटर्न बदल रहे हैं। वे अधिक गहन, आक्रामक और अधिक ऊर्जा के साथ हैं। इसका मतलब है कि अगले वर्षों में और अधिक तूफान, बाढ़, चक्रवात और सूखा पड़ेगा। साथ ही तापमान में वृद्धि से महासागरों की नियमन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। यदि वैश्विक तापमान में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है, तो समुद्र का स्तर न केवल बढ़ेगा, वे समुद्री अम्लीकरण और डिऑक्सीजनेशन की पारिस्थितिक चुनौतियों का भी सामना करेंगे। साथ ही वन क्षेत्र जैसे अमेज़न वर्षावन, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रवाल भित्तियां और जैव विविधता उदाहरण प्रवाल, कीड़े और स्तनधारी भी खतरे में हैं। समाज और अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पहले से ही चुनौतीपूर्ण है और हमारे समाजों को और चुनौती दे सकता है। कुछ देशों में तापमान में वृद्धि के साथ, विशेष रूप से भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, जलवायु शरणार्थियों का प्रवाह बदल रहा है और बढ़ रहा है। अन्य देशों में उनकी मेजबानी करने के लिए दबाव डाल रहा है, उन्हें प्रयास करने और राजनीतिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इस कदम का कारण प्राकृतिक संसाधनों से है, जैसे पीने का पानी, जो अधिक सीमित हो रहा है, और कई फसलें और पशुधन जो जीवित रहने की संभावना नहीं रखते हैं, स्थानीय लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन कच्चे माल पर निर्भर कई उद्योगों की वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। विशिष्ट स्थानों में तापमान बहुत अधिक गर्म या बहुत शुष्क, बहुत ठंडा या बहुत गीला होने के कारण। और जैसा कि यह पता चला है, अध्ययन कहते हैं कि दुनिया के सबसे धनी देश सबसे गरीब क्षेत्रों की तुलना में अपने स्थानीय जलवायु में कम बदलाव का अनुभव करेंगे यदि वैश्विक औसत सतह का तापमान 1.5 टेम्परेचर्स और 2 सेल्सियस के बीच पहुंच जाए। व्यवसायों पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम। अंत में, व्यवसाय भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है। वास्तव में, ऐसे संदर्भ में जहां जलवायु बदल रही है, कंपनियों को उन जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए जिनका वे सामना कर सकते हैं और सीएसआर रणनीतियों को विकसित करके उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो उन प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं जो उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। क्षतिग्रस्त फसलें, बुनियादी ढांचे का नुकसान, बाजार के शेयरों में अप्रत्याशित परिवर्तन, स्थिरता रिपोर्ट मांगने वाले निवेशक और व्यापार के पारदर्शी होने के लिए समाज की बढ़ती उम्मीदों जैसी घटनाएं नजर रखने के लिए चर हैं। जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ें? जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करना होगा। इसे पूरा करने के लिए पहला कदम अक्षय ऊर्जा को गले लगाना है, जो प्राकृतिक रूप से मानव समय के पैमाने पर फिर से भर जाती है, जैसे कि धूप, हवा, बारिश, ज्वार, लहरें और भू-तापीय गर्मी, और जीवाश्म ईंधन के जलने से ऊर्जा बनाने से बचें। साथ ही हमारे द्वारा उत्पादित ऊर्जा के प्रकारों को झपट्टा मारने के अलावा, हमें हर चीज को और अधिक कुशल बनाना चाहिए। क्योंकि भले ही ऊर्जा अक्षय स्रोत से आती हो, फिर भी यह कार्बन न्यूट्रल नहीं होगी और फिर भी ओजोन रिक्तीकरण में योगदान देगी।
जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली इन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। ऐसा होने के लिए हमें सतत विकास की एक विश्वव्यापी संस्कृति बनाना शुरू करना चाहिए, जहां ऊर्जा बुद्धिमानी और कुशलता से हो, जहां एक परिपत्र अर्थव्यवस्था एक मजबूत शर्त है, साथ ही टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद भी हैं। एक बात सुनिश्चित है, हमें अपने द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों को जिम्मेदारी से चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि उपभोक्ताओं के रूप में हमारी मांग हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली चीजों को प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आप जो अन्य कदम उठा सकते हैं, वनों की कटाई को रोकने में मदद के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं। अगर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम 3 लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा पारिस्थितिक आहार चुने जो मांस आधारित न हो। कपड़े सावधानी से चुने और धीमी फैशन गतिविधि का समर्थन करें। यदि आप कर सकते हैं तो फोटोवोल्टिक पैनलों का प्रयोग करें। अपने ऑफिस को पेपरलेस कर दें। पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के बारे में जानें। जलवायु परिवर्तन, मिथक या हकीकत। कई सामाजिक और वैज्ञानिक समस्याओं की तरह जलवायु परिवर्तन शुरू से ही विवादास्पद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों और आलोचकों ने जलवायु परिवर्तन पर सवाल उठाया है। उन्हें जलवायु संदेहवादी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कई तर्क दिए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन मौजूद नहीं है, यह एक झूठ है। अक्सर संशयवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह तर्क जलवायु परिवर्तन को झूठ बना देगा, जिसे राज्यों या विश्व अभिजात वर्ग और मीडिया द्वारा आविष्कार किया गया था। इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत या स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तर्क अक्सर जलवायु संदेहवादी वैज्ञानिकों द्वारा मीडिया के ध्यान पर सवाल उठाने के लिए रखा जाता है कि जलवायु परिवर्तन का आनंद मिलता है। उनका विचार है कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, सामान्य और चक्रीय, और इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कीलिंग या रेवल के काम, और फिर आईपीसीसी के काम और सैकड़ों नए स्वतंत्र कार्यों ने साबित कर दिया है कि यह तर्क झूठा है, और यह कि जलवायु परिवर्तन वास्तव में मानव उत्पत्ति की घटना है। जैसा कि तापमान बढ़ रहा है औद्योगिक क्रांति के बाद से असामान्य दर, और यह दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र और समाज के लिए खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग की मानव उत्पत्ति, ग्रीनहाउस गैसें जीएचजी। कुछ वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग की मानव उत्पत्ति पर भी सवाल उठाया है, यह समझाते हुए कि मानव गतिविधियों द्वारा वातावरण में छोड़ा गया CO2 वास्तव में न तो जलवायु को प्रभावित करता है और न ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को। उनका तर्क है कि इन गैसों को या तो पारिस्थितिक तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कि वे पर्याप्त मात्रा में प्रभाव डालने के लिए जारी नहीं होते हैं, या अन्य गैसों जैसे जल वाष्प का पारिस्थितिक तंत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये सभी स्थितियां आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन वे ग्लोबल वार्मिंग की मानव उत्पत्ति पर सवाल नहीं उठाती हैं। इस प्रकार CO2 समुद्र और पौधों द्वारा आंशिक रूप से अच्छी तरह से अवशोषित होती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि मानव गतिविधियों के विशाल योगदान के कारण इसे नियंत्रित किया जा सके। हम वास्तव में नहीं जानते कि जलवायु कैसे काम करती है। जलवायु परिवर्तन के साथ भी ऐसा ही होता है। अन्य जलवायु संशयवादियों का तर्क है कि क्योंकि जलवायु विज्ञान, जलवायु का अध्ययन करने वाला विज्ञान, बहुत जटिल है और इसमें विचार करने के लिए कई कारक हैं, इसलिए किसी घटना के परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल या असंभव है, जैसे कि वातावरण में CO2 सांद्रता में वृद्धि। ये आलोचक कुछ हद तक आईपीसीसी मॉडल की विश्वसनीयता और इसलिए उनकी भविष्यवाणियों पर सवाल उठाते हैं। हालांकि यह सच है कि जलवायु विज्ञान एक जटिल विज्ञान है, लेकिन तापमान में वृद्धि, समुद्र के अम्लीकरण और जलवायु परिवर्तन के मौसम के परिणामों के बारे में अब तक की गई भविष्यवाणियां वास्तविकता के काफी करीब साबित हुई हैं। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सहमति।
अंत में, सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में वैश्विक वैज्ञानिकों का भारी बहुमत जलवायु परिवर्तन के कारणों और पारिस्थितिक तंत्र और समाज पर इसके अधिकांश परिणामों पर सहमत है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं है। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारी दुनिया को अधिक लचीला बनाने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको यह विषय पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नए जानकारीपूर्ण वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।